अच्छा, एक बात बताइए दिनेश कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो एक एआई की भूमिका आपके प्रशासन में, आपके प्रशासनिक सफ़र में कैसे एक अच्छी भूमिका निभा सकती है, सहयोगी भूमिका निभा सकती है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने डबल एआई की बात करी थी, तो ये डबल एआई क्या है? जो राजस्थान में नागौर जिला है, जी सर, नागौर जिले से संबंधित जो टंगस्टन की बात करी हमने, जिप्सम की बात करी, इसके अलावा कोई खनिज? मैं कमें सर। आइए बैठिए। नमस्ते सर। थैंक यू सर। दिनेश, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हम बातचीत शुरू कर सकें। जी सर, मैं सर नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपने 10th और 12th तक की स्कूलिंग डीडीएस सांधु स्मृति गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर से की है। तत्पश्चात मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किसान कॉलेज कुचेरा से की है, जो एमडीएसयू से लिंक है। और मैं 2021 से आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका ये? जी सर। फर्स्ट अटैम्प्ट आपका, प्री भी आपका क्लियर हुआ, मेंस भी हुआ और पहली बारी में आप इंटरव्यू में पहुंच गए। जी सर। बड़े होनहार स्टूडेंट हैं आप, मतलब हैं। तो बताइए दिनेश कि आज के समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जी सर। भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में जी सर। क्या लगता है आप लोगों को कि भारत का अच्छा मित्र एक अमेरिका देश हो सकता है या चीन हो सकता है? जी सर, भारत ने आज़ादी के बाद से गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई है। ठीक है। भारत का 1991 तक झुकाव थोड़ा रशिया की तरफ था। यूएसएसआर के पतन के बाद भारत ने जो एलपीजी सुधार लागू किए, तो भारत जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। अमेरिका ने हाल ही में रेसिप्रोकल टैक्स के रूप में एक जो नए हथियार अपनाया है, ये भारत के लिए सर दोनों तरह की जो मतलब। तो ये हमारे पक्ष में है या हमारे और अमेरिका के संबंधों में और खटास ला सकता है? नहीं सर, इससे एक तो ये होता है कि जैसे भारत को बाजारों की विविधता का लाभ मिलेगा। अगर अमेरिका अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो भारत को अलग अलग बाजारों के रूप में अलग और देशों में जो अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात है कि भारत में जो घरेलू विनिर्माण इंडस्ट्री है उसको भी थोड़ा बल मिलने की संभावना है। अच्छा, एक संरक्षणवादी नीति क्या होती है? सही सर। चलिए, एक बात बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार की स्थिति इस समय पर है, जी सर। तो कौन से ऐसे बाजार हैं जो भारत के लिए एक विकल्प और एक अच्छे उपयोग विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं? जी सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे इंडिया की थोड़ी ग्रोथ की संभावना है। बहुत अच्छा। दूसरा सर स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि जब हम पिछले कुछ समय में जैसे चाइना ने थोड़ा डंपिंग के या माध्यम से स्टील इंडस्ट्री में भारत को थोड़ा प्रभावित किया था, तो भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा कर भी उसको अच्छे से हैंडल कर लिया था। और अमेरिका के हिसाब से भी स्टील इंडस्ट्री में भारत की संभावना देखी जा रही है। दिनेश, एक बात बताइए कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशील युवा हमारे देश में है, लेकिन तब भी हम एआई के रेस में बहुत पीछे रह गए। जी सर। चीन डीप सीक के माध्यम से, अमेरिका ओपन एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत आगे निकल चुका है। ताइवान, अन्य देश, क्या कमी रह गई और क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये बताइए। एआई में सर जैसे भारत में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी थी। जैसे सिलिकॉन इसमें जो मेन चिप आती है जो कंप्यूटर उपकरणों में काम आती है, भारत ज़्यादातर इसका इंपोर्ट करता है। ठीक है। वियतनाम वगैरह देश में इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक सर वो कारण है। दूसरी ये बात है कि सर बजट के मामले में भारत में थोड़ा एक स्टार्टअप में थोड़ा बजट की कमी है। इस हिसाब से स्टार्टअप इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, तो पीपीपी पार्टनरशिप के हिसाब से इसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है। तो मतलब दूरदृष्टिता की कमी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती होगी पॉलिसीज़ में, कि शायद हम लोग ये नहीं पहचान पाए कि एआई इतना बड़ा उद्योग बन सकता है। नहीं सर, दूरदृष्टिता तो मैं नहीं मानूंगा, पर यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो थोड़ी कमजोरी है उसके हिसाब से हम बाकी देशों की जितना इतने ग्रो नहीं कर पाए। और वर्तमान में सरकार की क्या नीतियां हैं एआई को लेकर? सर भारत सरकार इसका सकारात्मक रुख अपना रही है। बजट में भी इसमें शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ प्रावधान किए थे। क्या क्या प्रावधान है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए दिनेश कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो एक एआई की भूमिका आपके प्रशासन में, आपके प्रशासनिक सफ़र में कैसे एक अच्छी भूमिका निभा सकती है, सहयोगी भूमिका निभा सकती है? जी सर, इसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जैसे कोई स्कीम आती है तो उस हिसाब में यही पूरा जो उसकी पृष्ठभूमि वगैरह है या उसमें जो समस्याएं बाधाएं आती है उस हिसाब से भी ये सहयोगी सिद्ध हो सकता है। इसमें जो बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय या हर तरह की जो पिछले इतिहास में अगर कोई उससे रिलेटेड कोई समस्या उस बारे में इससे से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वेरी गुड। और जैसे सर महिलाओं के सेक्टर में भी थोड़े इसमें संभावना है। जैसे महिलाओं के लिए कोई स्कीम आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कैसा योगदान हो जाएगा। एआई का कृषि में क्या योगदान होगा?
कृषि में जैसे सर इनपुट और आउटपुट दोनों में ऐसे देखा जाए तो जैसे इनपुट में बीज वगैरह, इनमें जो मिट्टी की जो उपज के हिसाब से, जो किस हिसाब से पोषक तत्वों के हिसाब से भी इनमें जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी, उस हिसाब से भी इसमें पूरे किसान अगर यही के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वगैरह, पूरी जानकारी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बैडमिंटन खेलते हैं? जी सर। देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं? नॉर्मली खेलना ही पसंद करता हूँ। ठीक है, खेलना पसंद करते हैं। जी सर। कोई भी 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाएं बताइए जो बैडमिंटन में खेली जाती हो। जी सर, थॉमस कप है, ठीक है, उबेर कप है, ठीक है, एक सुधीरमन कप है सर। ठीक है। तो थॉमस कप में अभी हाल ही में कौन विजेता रहे हैं? चाइना सर। चाइना रहे हैं। जी सर। हमारा स्थान क्या रहा है वहाँ पे? सॉरी सर, इंडिया फाइनल में तो नहीं गई थी, मेरी कॉल नहीं कर पाओ प्रो। फाइनल पे नहीं गई थी? नहीं। ठीक है। और किसने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से? ये सर जैसे पुरुषों का होता है और इसमें एच.एस. पांड्या से लक्ष्य सेन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है सर। थैंक यू सर। आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ बताइए। जी सर, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कहा जाता था। भारत के सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी। इसमें सर बहुत ही कम तापमान पर शायद पदार्थों को मैं सब प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, अति चालकता क्या है? सुपर कंडक्टिविटी। सॉरी सर, प्रॉपर में। चलिए, एआई की बात कर रही थी सर ने आपसे। जी सर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने डबल एआई की बात करी थी, तो ये डबल एआई क्या है? सॉरी सर, मैं इसमें मेरे को जानकारी नहीं थी। चलिए, जैविक खेती के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। बताएं। जैसे गाय के गोबर वगैरह जो कृषि और पशु अपशिष्ट होते हैं, उनके माध्यम से रासायनिक खाद वगैरह का उपयोग नहीं करके प्रॉपर जो प्राकृतिक संसाधन है उसी के माध्यम से खेती की जाती है, उसी को सर जैविक खेती कहते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक खेती से कैसे अलग है? जैसे सर इसमें जैसे एक तो इनपुट लागत कम आती है, दूसरे जैसे जो अपने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको रिसाइकल करके अच्छे से यूज किया जा सकता है, और सर ये स्वास्थ्य के हिसाब से भी लाभदायक होती है। ट्रांसजेनिक खेती क्या है? सॉरी सर, मेरे को इसका सिसजेनिक खेती सॉरी नहीं पता। चलिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इस संस्था का नाम सुना है आपने? जी सर। कहाँ है? शायद मुंबई में है सर। मुंबई में है। क्या उपलब्धि है इसकी? सर जहाँ तक मेरी कॉल पार कर रहा हूँ, इन्होंने समझ शायद कार्ड सेल जो कैंसर थेरेपी है उसकी शायद खोज में इनका योगदान था। अच्छा, भारत के 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम क्या है? जैसे सर अभी बजट में भी इसका उल्लेख किया गया था, जो अलग अलग जो पदार्थों जैसे थोरियम, इनका यूज करके सर 2047 तक भारत ने 100 गीगावाट बिजली उत्पादन परमाणु के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा था। तो शायद ये उसी का सब रूप है। भारत मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? सॉरी सर। राजस्थान में कोई परमाणु रिएक्टर है? जी सर। कौन सा है? रावत बाटक। कितने रिएक्टर हैं वहाँ? शायद अभी 7वीं इकाई वहाँ चालू हुई है। इसके अलावा कहीं और भी स्थापित करने की योजना है? जी सर, बांसवाड़े में अभी हाल फिलहाल में कितने? उधर से 4 थे सर, प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फ्लैक्स ईंधन किसे कहते हैं? सॉरी सर। हाइब्रिड वाहन किसे कहते हैं? हाइब्रिड वाहन, जहाँ तक सर मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे अलग अलग जैसे सिंचाई और पेयजल जो सारे हिसाब से और उसके साथ जो बिजली उत्पादन में यूज आए थे उसी को शायद हाइब्रिड बात कहते हैं। पिंक हाइड्रोजन क्या है? सॉरी सर। ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हरित जो ये गैस के माध्यम से जो बिजली उत्पादन होती है, जैसे जल के विद्युत के माध्यम से या परमाणु, इसी को शायद। और व्हाइट हाइड्रोजन? सॉरी सर। डार्क ऑक्सीजन? सॉरी सर। नेशनल क्वांटम मिशन क्या है भारत सरकार का? क्वांटम प्रौद्योगिकी में सर जो 2020 में शायद स्टार्ट किया गया था जी। क्वांटम प्रौद्योगिकी जो 0 और 1 के बेस पर, जिसमें सुपर इंटेलिजेंट और दोनों भी एक साथ चल सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का मिशन था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया था। तो क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कैसे अलग है? सर इसमें जैसे एक सुपर इंटेलिजेंट नाम की पोजीशन आती है जो शायद सुपर कंप्यूटर नहीं होती और उससे भी तेज़ी से ये कार्य कर सकता है। इसमें 0 और 1 जो उनकी कोई मूलभूत इकाई होती है, दोनों एक साथ चल सकती है। गुड। थिंक दिनेश नागौर के हैं आप? जी सर। नागौर से ऐसा कोई जिला जो निकला हो? कुचामन रेडवाना लिखा था। तो अभी कुचामन में हो या फिर आप नागौर में है, मुंड्रो ब्लॉक में। ऐसा कोई खनिज जिसका एकाधिकार हो नागौर का? जी हाल ही में पहले भी था, अभी एक और बड़ा भंडार निकला टंगस्टन का सर। टंगस्टन का सबसे बड़ा भंडार अभी कहाँ है? अभी सर वो एकाधिकार समझो देजाना में ही है, रेवत की पहाड़ी पर। दूसरा कहाँ बता रहे हो? वहीं पर वापस खोज हुई, क्योंकि 30 साल से वो लगभग बंद थी, तो अभी वापस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज करके उसके भंडार पर पुष्टि की है।
राजस्थान में नागौर की जिप्सम में कोई भूमिका जी सर। क्या? जिप्सम उत्पादन भी नागौर सर अग्रणी है। भारत में सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन कौन कर रहा है? सॉरी सर, इसमें मेरा आइडिया नहीं। ठीक है। नागौर में जो डीडवाना कुचामन जिला निकला है, जी सर। अभी यहाँ पर डीडवाना झील है, जी सर। वो कहाँ है अभी? डीडवाना 1960 में स्थापित की गई थी। वहाँ केमिकल स्टेट केमिकल वर्क्स फैक्ट्री उत्पादन कार्य करती है वो। क्या डीडवाना काम करती है? वो सर जो नमक उत्पादन करती है, हालांकि वो खाने में यूज़ नहीं करते, मगर चमड़ा और ये कागज़ उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। नमक का नहीं, वो इंडस्ट्री क्या काम करती है? नमक उत्पादन का ही करती है सर। नमक उत्पादन। सोडियम सल्फेट का उत्पादन करती है ज़्यादातर। उनका क्या उपयोग होता है? ये चमड़ा उद्योग और कागज़ उद्योग में उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पूनम क्षेत्र के बारे में क्या जानते हो? सर ये बीकानेर और नागौर का जो बॉर्डर एरिया, उस पर जो ऑयल उत्पादन क्षेत्र है, उसका एक नाम पूनम था। जो राजस्थान को ऑयल के रूप में कितने बेसिन में बांटा है? 4 बेसिन में सर। तो जो पूनम क्षेत्र वो किस बेसिन का पार्ट है? ये बीकानेर नागौर बेसिन का भाग है। बीकानेर नागौर बेसिन का। जी अभी रिसेंटली 2021 के अंदर दुर्गा क्षेत्र एक नाम दिया गया है, जी सर। जो ऑयल के रूप में नई खोज करी है। किस जिले में? सॉरी सर, मेरे को इसका आइडिया नहीं। रिफाइनरी के बारे में क्या जानते हो? सर ये बाड़मेर वाली का पूछ रहे हो आप, या जाहिर और? सी बात है, अभी तुम्हें रिफाइनरी पूछा। जैसे रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? सर ये जैसे ऑयल उत्पादन के लिए जो कच्चा तेल आता है उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल के हिसाब से, जैसे बाड़मेर भी स्थित है। आपने जैसे अभी एक बताया स्टील इंडस्ट्री। जी सर। जैसे अपने यहाँ पर जिंक इंडस्ट्री है, जी सर। ठीक है। HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके कहाँ कहाँ कारखाने हैं? सर एक तो चित्तौड़गढ़ में है, हम्म, चंदेरी चित्तौड़गढ़ में उसका एक उप संयंत्र भी स्थापित किया गया है। और सर एक सर खेतड़ी झुंझुनू में भी इसका है। जिंक का सॉरी सर, प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या काम होता है यहाँ पर? ये प्रोडक्शन का कार्य करती है, जिंक सीसा जस्ता उसका। ठीक है। जो रिफाइनरी की मैं बात कर रहा हूँ, जी सर। रिफाइनरी राजस्थान में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, स्पेशली रिफाइनरी कोई भी हो सकती है। रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी भी हो सकती है, पेट्रोलियम भी हो सकती है। रिफाइनरी मतलब रिफाइंड। बात मैं पेट्रोलियम रिफाइनरी की कर रहा हूँ, तो राजस्थान में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसकी लोकेशन क्या है? सर बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में कहाँ? बाड़मेर में सर प्रॉपर तो मेरे को नहीं पता। बालोतरा बाड़मेर से ऐसा कोई जिला जो निकला हो? बालोतरा। तो ऐसा कोई संबंध उसका? ये सर बालोतरा में स्थित है सर। बालोतरा में। इसके किस किस की इसके अंदर सहभागिता है? ये HPCL और राज्य सरकार की 76 से 24 इसकी कोई एक विशेष बात, क्योंकि ये इंडिया की ऐसी पहली रिफाइनरी या ऐसी मतलब पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बन रही है जो किसी ना किसी मॉडल पर आधारित है। कोई ये विशेष? सर BS6 के Yes. हिसाब से। BS6 मॉडल की ये पहली रिफाइनरी है। तो इसमें जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, मेरे को इसका आइडिया नहीं। ठीक है। जो राजस्थान में नागौर जिला है, जी सर। नागौर जिले से संबंधित जो टंगस्टन की बात करी हमने, जिप्सम की बात करी, इसके अलावा कोई खनिज? जैसे लाइमस्टोन निकलता है सर। लाइमस्टोन। अभी रिसेंटली 2021 के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लाइमस्टोन के बहुत बड़े भंडार बताए हैं जो नागौर के आसपास के क्षेत्र में है। वो पर्टिकुलर कोई जिला सर ये गोटन के आसपास है, जोधपुर में जैसे बिल्लाड़ा के आसपास भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। नागौर में कोई सीमेंट फैक्ट्री? जी सर, गोटन में है, मुंडवा में है। कौन सी? JKK की है मुंडवा में, नहीं गोटन में, सॉरी सर। और सीमेंट अंबुजा है की या मुंडवा। सफेद सीमेंट है? गोटन वाली सफ़ेद सीमेंट की है, और मारवाड़ मुंडवा में अंबुजा के है वो और नॉर्मल। कोई पर्टिकुलर कंपनी जो नागौर में स्थित है सीमेंट कंपनी के रूप में? अभी तो सर अंबुजा ही है सही, तो एक मुंडवा वाली और JKK। अंबुजा नागौर में है? मुंडवा में, नागौर के पास ही है मुंडवा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। दिनेश, एक बात बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में अंबेडकर की क्या भूमिका रही? जी सर, इन्होंने जैसे जो निचली जाति समझी जाती है उनको आरक्षण में इनकी मुख्य भूमिका थी। ठीक है। महिलाओं को इस हिसाब से भी उन्होंने काफ़ी प्रावधान किए थे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में। और विभिन्न देशों का अध्ययन करके जो संविधान बनाया था वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति कोई संविधान निर्माता समिति कहा जाता। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों से। 7। पहला, अब बता सकते हो चरण सारे? जी सर बताइए। पहला मत्स्य संघ हुआ था, और दूसरा सर राजस्थान संघ, ठीक है। तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा सर संयुक्त वर्त राजस्थान, ठीक। 5वें में सर मत्स्य संघ और संयुक्त वर्त राजस्थान को मिला लिया गया था। बिल्कुल। और 6ठे में सर सिरोही का विलय किया गया था, मगर उनमें जो आबू और देलवाड़ के गांव थे वो गुजरात में मिला दिए गए थे। तो फिर 7वें चरण में जो 1 नवंबर 1956 को सप्ताह हुआ, उसमें आबू देलवाड़ से पूरे सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को सर। उसमें कोई परिवर्तन किया गया हाल ही में अभी? सॉरी सर, इसको मेरे को आइडिया नहीं।
ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन कराया गया। जी सर। कितने सालों में कुंभ मेला आयोजित कराया जाता है? जी सर, कुंभ तो 12 वर्ष में आयोजित करवाया जाता है। ठीक है। ये महाकुंभ था तो ये 144 साल बाद आता है। महाकुंभ 144 साल के बाद आता है। हम्म। और कुंभ? कुंभ सर 12 वर्ष बाद। और अर्ध कुंभ? सर 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद। कोई 3 वर्ष का भी कुंभ होता है? सॉरी सर, इसका कितने शहरों में कुंभ लग सकते हैं? 4 शहर है। 4। कौन कौन से? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, ये पूरी कॉलोनी के पास। ठीक। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जी सर। हम सबको इसके फायदे पता हैं। कोई भी मुझे 5 हानियां बताइए जो औद्योगिक विकास से राजस्थान को हानि होगी। सर एक तो जैसे प्रदूषण का है, हाल में नागौर जिले में जोदड़ी नदी है, बिल्कुल। उसमें प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। पहला। दूसरा? दूसरा सर जैसे बांसवाड़ा में जो अभी स्थापना करने की बोल रहे परमाणु का, आदिवासी लोगों को उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है। और आदिवासी लोगों का विस्थापन भी काफ़ी बढ़ रहा है। तीसरा सर इससे खनन की समस्या हो गई, जो अवैध खनन है, जैसे सरिस्का के आसपास भी सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में डिसीजन आया था, बिल्कुल। उसको भी रोकने का डिसीजन दिया था, खनन बंद करने के लिए। बहुत अच्छा। और दूसरा सर स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा इनका नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है दिनेश, एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप किसी विभाग में तैनात हैं। जी सर। और मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। जी सर। और एक WHO की टीम जयपुर एक विजिट करती है, आपके क्षेत्र में विजिट करती है, और आपको कुछ अनियमितताएं देखने को मिलती हैं अपने कुछ जूनियर्स और सीनियर्स अधिकारियों की। और अगर ये अनियमितताएं उन अधिकारियों को पता लग जाए जो WHO से आए हैं निरीक्षण करने के लिए, तो वो हमारी जो फंडिंग है उसको रोक देंगे। जी सर। तो आप ऐसी स्थिति में क्या फैसला लेंगे कि आप उस भ्रष्टाचार को छुपाएंगे फंडिंग के लिए, या आप एक अपनी नैतिकता को ध्यान में रख के उस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की यहाँ पर सजा सुनाई जा सके? जैसे सर अगर मेरे को ज्ञात होगा मैं पहले ही उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, अगर टीम आने से आपके पहले। सीनियर्स भी इसमें अंदर शामिल हैं? अगर सर सीनियर शामिल है तो मैं सबसे पहले तो जैसे कोई लिखित आदेश लेने की कोशिश करूंगा, ताकि, और दूसरा सर जो उनसे भी सीनियर है उनको संबंधित इस मामले में सूचना देने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो लिखित आदेश के माध्यम से इसको। मान लीजिए कि इस समय पर WHO के अधिकारी आ चुके हैं निरीक्षण करने के लिए और आपको अभी ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो अब क्या करेंगे आप? जी सर, ज़्यादातर यही कोशिश मध्यम मार्ग की कोशिश रहेगी, अगर हो सकते तो उनकी कार्रवाई के लिए ऊपर सरकार को भेजेंगे। दूसरी बात तो है, फंडिंग रोक लेंगे आपकी? अगर सर जैसे मैं बता ही रहा था पहले, अगर मेरे को पता चल जाएगा मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे फंडिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे WHO के अधिकारी, तो उनसे समझा के ये बता सकते हैं कि भाई इनको हम जल्दी दूर कर देंगे। चलिए दिनेश, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपको दूसरा जन्म लेने का मौका मिले अगर, जी सर। तो आप एक पुरुष के शरीर में, एक स्त्री के शरीर में, या थर्ड जेंडर के शरीर में जन्म लेना चाहेंगे? तीनों में से किस में से आप जन्म लेना चाहेंगे और क्यों? जैसे सर मैं तो पुरुष के शरीर में जन्म लेना चाहूँगा। क्यों? सर मेरे को लगता है मैंने अभी तक जो अचीव किया है वो मेरे हिसाब से ठीक बैठता है, तो मैं वापस इसी हिसाब से पुरुष को ही लेना चाहूँगा। एक स्त्री के शरीर में नहीं? एक स्त्री होना आज के समय पर क्या लगता है कि आज सहज है या दुर्भाग्यता है? नहीं सर, पहले के मुकाबले अब काफ़ी सुधार हुआ है, हर जगह महिलाओं ने नेतृत्व किया है। जैसे कल ही सुनीता विलियम्स जी का, उन्होंने स्पेस में दुनिया का नेतृत्व बिल्कुल। किया, उस हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और सरकार भी इसको लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है। उनको जैसे संसद में भी आरक्षण का प्रावधान अब ठीक है। 2029 के बाद में किया जा रहा है। चलिए दिनेश, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका यू इंटरव्यू सर। समाप्त होता है। थैंक यू। आइए दिनेश, आइए, बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू दिनेश? सर पहले ही था तो मेरे को बिलो एवरेज लग रहा है। बिलो एवरेज लग रहा है? क्या कमी रही? जैसे साइंस वाले पोर्शन से थोड़ा सा वीक है, वो शुरुआत से ही था, तो ह्यूमैनिटी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे सवाल पूछे जाएंगे, जी बिल्कुल, है ना? और क्या कमी लगी आपको? जैसे थोड़ा IR में थोड़ा भी। तो ठीक लगा हम लोगों को कुल मिला के, अब एक अच्छे कैंडिडेट हैं। जी। मुझे जो दो तीन चीज़ें जो मुझे लगी कि आप उसमें सुधार कर पाएंगे तो शायद आपके अंक और अच्छे इम्प्रूव हो सकते हैं। एक थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी अपनी पिच ऊपर रख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंट लगे, इतनी भी ऊपर ना हो कि कहीं ना कहीं एरोगेंस लगने लगे, है ना, कि सामने वाला अच्छी तरीके से सुन पाए। हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जो सीनियर हों,
है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पिच में थोड़ी सी आप घबराहट सी है, लेकिन वो है नहीं, शायद आपकी नेचुरल पिच यही है, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत है। थोड़ा सा आप इसे ऊपर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हो सकता है कि वहाँ चेयर थोड़ी और दूर रखी हो, थोड़ी दूरी होती है हाँ, थोड़ी। तो थोड़ी दूर और रखी हो, इसीलिए एक प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाला शायद आपकी बात को सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक। ठीक, तो एक तो मुझे ये लगा आपके अंदर। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल सहज थे, बिल्कुल पीछे होके आराम से कंफर्टेबली बैठिएगा। जी। ऐसा ना हो कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर बिठा रखा है, क्योंकि आधा घंटा इंटरव्यू चलेगा, आधा घंटा 40 मिनट चलेगा, जी सर। और आप एक ही पोजीशन में अगर बैठे रहेंगे ऐसे, तो शायद आपकी जो अनकंफर्टेबलनेस है वो आपके बातों में, चेहरे पे दिखाई देगी। तो आप सहज होकर बैठिए, कॉन्फिडेंट बैठिए, ठीक। सामने अपने हाथ रख लीजिएगा। आप हाथ चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नॉर्मली नहीं, ऐसे ही रखता हूँ। नॉर्मल है, आप बिल्कुल सही बैठे हैं वैसे तो। ठीक, और बाकी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। यही पहन के जाना चाहेंगे आप? हाँ जी। यही पहनेंगे। जैसे कुछ बोला शूज़ था। थोड़ी पॉलिश कर लीजिएगा, वैसे हाँ। शूज़ ठीक है, सॉक्स भी ठीक है, और शेविंग करेंगे, क्लीन शेव करके जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे आप उसमें, है ना। तो क्लीन शेव करके जाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जिसमें देखो, आज के समय पे ना IR थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है, जी सर। और डोनाल्ड ट्रम्प जी के आने के बाद थोड़ा सा न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। जी। रेसिप्रोकल टैक्स हो गए हैं, टैरिफ वॉर हो गई है, और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ हो गया है, जी। रुपए का जो मूल्यह्रास हो रहा है, ठीक है, शेयर मार्केट का गिरना हो गया है। तो इस तरह के सवाल मुझे लगता है कि आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। ठीक, आप एक यंग कैंडिडेट हैं, और जहाँ तक हमारा अनुभव है वो यही कहता है कि यंग कैंडिडेट इंटरव्यूअर्स के लिए बड़े पसंदीदा होते हैं। जी सर। तो वो उनकी जिज्ञासा शांत करने के आप माध्यम होते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको साइंस में थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे, तो थोड़ा तैयार की जाइएगा, क्योंकि आपने BSc की है किसान कॉलेज से। जी सर। ठीक, और अभी ही की है, शायद 2020 में ही आपने की। कंप्लीट की है, 20 में। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। हाल ही में जो AI को लेकर जो चल रहा है, जी सर। और योजनाओं में क्या है, ये चीज़ देख लेंगे। नागौर में जो उद्योग है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। बाकी सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट आप, कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जैसे जैसे एक फ्लो नहीं बन पा रहा है, बोलता हूँ तो बीच बीच में अटक जाता हूँ। देखिए, इसमें ना आपको प्रैक्टिस का मुझे लगता है कि कमी है कहीं ना कहीं। जी सर। एक काम कीजिएगा, घर बैठ के मोबाइल फ़ोन सामने रख के कुछ टॉपिक पर बातचीत कीजिए, जी सर। ठीक है ना, ताकि आप विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी आप ब्रेक के ठीक ठाक बोल पाएँ। वो फ्लो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनने लगेगा। और अभी आपके पास समय भी है, अभी तो अभी 1 महीना डेट अभी आई नहीं है, 21 से 21 से स्टार्ट है। स्टार्ट है, पर आई बताई नहीं किसके किसके। हाँ, तो अभी आपके पास समय भी है, तो आप इसके ऊपर काम कीजिए। जी सर। थोड़ा बजट पढ़ लीजिए राजस्थान का, केंद्र का बजट पढ़ लीजिए, नागौर जिले के बारे में, उसका व्यापार, उसका इतिहास, ठीक है ना, उसके उद्योग जो भी होंगे वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वो वापस मेंस भी है तो उस हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। अभी आपका मेंस भी है इस समय पर। हाँ, तो आप जब मेंस की तैयारी करेंगे हम्म। तो इसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिएगा, है ना। और बाकी मुझे लगता है कि आप एक बहुत सूटेबल कैंडिडेट हैं, है ना। 2-4 चीज़ों में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, बिल्कुल। तो आपकी नॉलेज बड़ी क्रिप्स नॉलेज है। जैसे मैंने आपसे एकीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आपने तुरंत कहा सर हाँ मुझे पता है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, राजस्थान जैसे में मैंने आपसे औद्योगिकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, फायदे सबको पता होते हैं, नुकसान आपको तुरंत सोचने पड़ेंगे। जी। तो जिन क्वेश्चंस में तुरंत सोचना पड़े ना, वो आपके लिए गुगली होते हैं, कि आप उसमें एक अच्छा हिट भी लगा सकते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया उसका। AI का उपयोग आप कहाँ पे कृषि में कैसे कर सकते हैं, आउटपुट में, इनपुट में कहाँ कर सकते हैं, वो आपने बताया। 2-4 क्वेश्चन जैसे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर से वो कैसे डिफरेंट होता है, वो एक बार जान वो लीजिएगा। स्पेशल टर्म थोड़ी फ्लिप हो गई थी, बाकी मेरे को हाँ, पता अभी था। क्योंकि ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, अभी सरकार इसके ऊपर बजट भी तैयार कर रही है। अब हम लोग AI की रेस में अच्छे खासे अपनी भूमिका स्थापित करना चाहते हैं ना। बाकी सब बहुत अच्छा है दिनेश, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा लोगे तो 4 चांद लग जाएंगे। आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट लग रहे हैं हमें, और हम तीनों की एक कहीं ना कहीं सहमति है कि आप एक अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकते हैं। थैंक यू सर। बस थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्फिडेंस पे काम कर लेंगे अपना, ठीक है। ठीक है ना, तो ये प्लस मार्क्स हो जाएंगे आपके लिए। ठीक।
ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।